हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, और जैसे आपको दे रखा है बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। देखिए जो आपकी एनईपी हो गई और जो आपका एनसीएफ हो गया वो क्या कहता है कि बच्चे के अंदर हमें डर नहीं पैदा करना है, यानी उसको सजा नहीं देना है किसी तरीके का, ठीक है, क्योंकि बच्चा फिर तनाव में आकर के किसी चीज़ को सीखता है, तो ये सही तरीका नहीं होता है सिखाने का। तो ये तो आपका हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, नहीं, ठीक है, बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ को सीखे। यहाँ पर रीज़न क्या दे रखा है, इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने रुचि के लिए किसी चीज़ को सीखता है तब वो प्रभावशाली तरीका होता है, या फिर बच्चा कोई एक्टिविटी करके किसी चीज़ को सीख रहा है, कोई जो है क्रिया करके किसी चीज़ को सीख रहा है, यानी बच्चा एक्टिव है, तब भी वहाँ पर बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है। बट जब बच्चा इनाम के लिए किसी चीज़ को सीख रहा है या फिर सजा से बचने के लिए किसी चीज़ को सीख रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है बच्चा डर में आकर किसी चीज़ को सीखता है, या तो फिर पुरस्कार को पाने के लिए लालच में आकर के किसी चीज़ को सीखता है, तो ये सही तरीका नहीं होता है ना। तो यहाँ पर ए और आर क्या है, दोनों ही गलत दे रखे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। देखिए जब बच्चा खुश होता है, यानी कि जॉय के लिए किसी चीज़ को सीखता है, सीखने में उसको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना, तो यहाँ पर तो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही होंगी, तभी तो उसको जो है आनंद आ रहा है सीखने में। तो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, कब बच्चा जो है क्लासरूम में ऐसा फील करेगा कि उसकी रुचि के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, है ना। उत्सुकता यानी कि क्यूरियोसिटी, यानी बच्चा क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। तो यहाँ पर जब जिज्ञासु प्रवृत्ति को कब होगा बच्चा, जब क्लासरूम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको महत्व दिया जा रहा है, उसके क्वेश्चनों को सुना जा रहा है, तो ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा आपका। उत्साह, इसके अलावा जो है बच्चा उत्साहित है सीखने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो उबन होती है, यानी जो निरस्ता होती है, बच्चा कब फील करेगा, जब क्लासरूम में आप बार बार जो है चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहरा हो रही है, ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो यही बात जो है गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे यही पूछ रखा था कि उबन इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। उबन बच्चा क्लासरूम में कब महसूस करता है, जब उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है, या तो फिर क्लासरूम में बार बार चीज़ों को दोहराया जा रहा है, या तो फिर उसकी जो क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है ना, तब बच्चा उस केस में क्या करता है, उबन क्लासरूम में फील करता है, निरस्ता दिखाता है, विद्यालय नहीं आना चाहता है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ। देखिए जो बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चे के विचार के बारे में जानकारी देती हैं। बच्चा किस तरीके से चीज़ों के बारे में जानता है, किस तरीके से बच्चा किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, ये हमें क्या बताती हैं, बच्चे की जो गलतियाँ होती हैं, जो त्रुटियाँ होती हैं, जो भ्रांतियाँ होती हैं, तो ये क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसी से तो पता चल रहा है कि बच्चा कितना जो है चीज़ों को सीख पाए, किस तरीके से वो चीज़ों को सीख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है, बेहद हानिकारक नहीं है, बेहद प्रभावशाली है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बच्चे के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर अविवेकी चिंतन बच्चा नहीं करता है, विवेकपूर्ण चिंतन कर रहा है, तभी तो वो बता रहा है उन चीज़ों के बारे में। जब वो अविवेकी चिंतन करता है तो उनके बारे में बताता ही नहीं कि क्या त्रुटियाँ हो रही हैं, गलतियाँ करता ही नहीं बच्चा, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। बच्चे की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, बिल्कुल सही बात, यही तो चीज़ मैंने आप लोगों को अभी बताई, बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सोच रहा है, ठीक है, ये हमें क्या बताती हैं, बच्चे की गलतियाँ से पता चलता है हमें, तो इससे ही पता चलता है कि टीचर जो है किस मेथड का यूज करे, है ना। तो गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। वयस्कों में उनकी हीनता को दर्शाती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये बच्चे की सोच को प्रदर्शित करती हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है तब वो बच्चे में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। तो सिंपल सी बात है, किस भावना को प्रोत्साहित कर रहा है, अपनेपन की भावना को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहा है, समाज से जोड़ करके चीज़ों को बता रहा है,
ठीक है। और जो आपकी NCF है, NEP है, यही कहती है कि हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से चीज़ों को कनेक्ट करके बताएं, जिससे कि बच्चा जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाए, रिलेट कर पाए, संबंध जोड़ पाए, ठीक है। उसको जो है एक अपनापन सा लगे कि नहीं हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, है ना। तो यही बात आपकी NEP भी कहता है, NCF भी कहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हीनता नहीं होगा आपका यहाँ पर, क्रोध, ये सारी चीज़ें आपकी गलत दे रखी है, ये आपका नहीं होगा, इसका कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानीकरण पर बल देता है। देखिए विद्यार्थी किस क्लासरूम में बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, जहाँ पर शिक्षक भी एक्टिव हो और छात्र भी एक्टिव हो, ठीक है। शिक्षक भी जो है विद्यार्थी के क्वेश्चनों का आंसर दे रहा है और छात्र भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको टीचर के द्वारा जो है महत्व दिया जा रहा है। तो वहाँ पर विद्यार्थी क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ में चीज़ों को सीखेगा, बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि वो इंपॉर्टेंट समझाया जा रहा है क्लासरूम में, ठीक है, उसकी चीज़ों को महत्व दिया जा रहा है। और जो आपकी NEP हो गई, NCF होगी, वो किसकी बात करती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है, बाल केंद्र शिक्षा की बात करती है। यानी जो सभी गतिविधियां हैं वो किसको केंद्र में रख करके कराई जाए, बालक को केंद्र में रख करके कराई जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण, यानी कि शिक्षक जो है बच्चों में ज्ञान को भर रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। बच्चे तो खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक क्या होता है, एज ए फैसिलिटेटर, सुविधादाता होता है, ठीक है, जो कि बच्चों को सीखने में हेल्प करता है। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। देखिए सभी बच्चे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। हर बच्चे के अंदर जो है अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग क्षमता होती है। बच्चे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखते हैं। तो बच्चे के अंदर कमी आपको नहीं निकालनी है, सिस्टम में हमारे कमी है। हम जो है बच्चों को सही तरीके से बता नहीं पाए चीज़ें, ठीक है, हमने सही मेथड का यूज़ नहीं किया, जिस वजह से बच्चे चीज़ों को नहीं सीख पाए। तो हर बच्चा सीख सकता है, ये वाली धारणा आपको लेकर के चलनी है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। शिक्षक बच्चों को उचित गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बच्चा जो है अपने जो शिक्षक है वो क्या करे, बच्चे के लेवल के अनुसार चीज़ें तैयार करे। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है 5 क्लास का उसको हम 9th 10th क्लास की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर 8th क्लास की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं करनी है। बच्चा जिस लेवल पे उसी स्तर की चीज़ें आपको पढ़ाइए, ठीक है। इसके अलावा जो है बच्चे की जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करिए, एज पर नीड एजुकेशन दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके सामने जो स्पर्श करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि जो ब्रेल लिपि हो गई वो बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके अलावा जब बच्चा श्रवण बाधित है या फिर उसको थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है, तो ऐसे में बच्चों को आगे क्लासरूम में बैठाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है जो टीचर के हाव भाव होते हैं बोलते टाइम उसको थोड़ा बहुत जो है देख पाए, समझ पाए, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं बच्चों के साथ में करानी चाहिए, यानी एज पर नीड एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करते हैं। देखिए जो मानकीकृत पाठ्यचर्या है, ये वर्ड आपको जहाँ पर देखिए वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये आपका एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल फिक्स्ड चीज़ें, यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो ही ना, ठीक है। हमें क्या करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए, ठीक है। बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ों में हम चेंज लाएं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स्ड कर दें, तो ये नहीं करना है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे कैसे सीखते हैं, चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब चीज़ों को क्रिएट करता है, बनाता है, तो वहाँ पर भी चीज़ों को कुछ ना कुछ नई जानकारी सीख ही रहा होता है, ठीक है। अनेक कौशल सीखता है। इसके अलावा पढ़कर भी सीखता है, लिखकर भी सीखता है, बोलकर भी सुनता है और सुनकर भी चीज़ों को सीखता है। इसके अलावा सोचकर, मनन करके, ठीक है, अपने ही विचार प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं कभी कभी हम लोग कि अरे मैंने ये काम सही तरीके से किया या फिर नहीं किया, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो ये चारों ही बातें सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। जो भी बच्चा के आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, एक टीचर के रूप में महत्व देना चाहिए, ठीक है। उसको नज़रअंदाज तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। उसे नकारा जाना चाहिए, नहीं नकारा नहीं जाना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। बच्चे जो भी चीज़ें सीख कर के आए हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको उसको जो है महत्व देना चाहिए और धीरे धीरे जो है बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल सही बात है। उनको महत्व दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, तो ये बात आपकी सही है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उनकी उपेक्षा की जाए, उपेक्षा नहीं करनी है बच्चे की। बच्चा जो भी लेकर के आया वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको एक संसाधन के रूप में एज अ टीचर आपको यूज करना है। तो फोर्थ भी नहीं होगा। उपेक्षा क्या होता है, एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है,
एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। देखिए, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न। देखिए, जब बच्चों को आप रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न देते हैं तो यहाँ पर आप उसको कुछ चीज़ें लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ जो है चीज़ें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आपने इस तरीके के प्रश्न किए ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है और बीच में आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होती है, यानी बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, बच्चा कई दिशाओं में सोच पाए, ठीक है। यही क्या होती है, क्रिएटिविटी आपकी होती है, सृजनात्मकता होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप सारी चिंतन बच्चा कर पाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब बच्चा रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है तो वहाँ पर वो कई दिशाओं में नहीं सोचता है, डायरेक्ट आंसर देता है, ठीक है। इसके अलावा सही मिलान वाले प्रश्न, इसमें भी आपको पता होते हैं तो आप क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। नहीं पता होते हैं तो फिर जो है नहीं करते उनको, ठीक है। इसके अलावा सही और गलत, तो इसमें भी बच्चों को सही पता होगा तो सही पर टिक करेगा, गलत पता होगा तो गलत पर टिक करेगा, तो ये भी नहीं होगा। किस क्वेश्चन में बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सोच पाएगा, यानी कई दिशाओं में सोच पाएगा। जब बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए जाएँ, ठीक है, यानी कि खुले जवाब वाले मुक्त उत्तर प्रश्न दिए जाएँ, यानी कि किस तरीके का प्रश्न, जैसे कि आप कह दीजिए कि जल प्रदूषण का कारण क्या है, ठीक है। आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखिए, वातावरण में देखिए और बताइए, तो वहाँ पर हर बच्चे का जो जवाब होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। और हर बच्चा जो है क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, वो अपने आसपास जाएगा, एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। फिर जल प्रदूषण के जो कारण है, जो उसके आसपास उसको दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर एक क्लासरूम में बच्चा जो है आकर के बताएगा। तो हर बच्चे का जवाब क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा, बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बच्चे से करने चाहिए। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, श्रव्य बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। देखिए, बच्चा क्या है, श्रवण बाधित है, तो श्रव्य किताबें यही उपयुक्त नहीं है, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चा जो है श्रवण बाधित है, यानी चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है, और ऐसे में आप उसको जो है श्रव्य किताबें यानी जो बोलने वाली किताबें होंगे वो ला करके देंगे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा तो सुन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। श्रवण जो ऑडियो बुक होती है, ये किसके लिए हेल्पफुल होती है, जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे बट चीज़ों को सुन तो पा रहे, तो उनके लिए चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। बट श्रवण बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए हम मुद्रित पुस्तकें यानी जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं वो ला करके दे सकते हैं, जिसको बच्चा देख के सीख पाए। इसके अलावा उपशीर्षक वाले वीडियो, ठीक है, जिसको कि बच्चा जो है देख पाए, समझ पाए कि क्या चीज़ें जो है उसमें हो रही हैं। इसके अलावा त्रिविमी चार्ट और मानचित्र के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है बट देख तो सकता है ना। नेक्स्ट क्या है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे होते हैं। देखिए, जो पठन वैफल्य, ठीक है, यानी कि डिसलेक्सिया, ये आपका क्या होता है, जिसमें कि बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को रिवर्स पढ़ता है, मिरर इमेज एक तरीके से उसको दिखाया, जैसे कि 21 को जो है वो 12 पढ़ सकता है, ठीक है, 21 को क्या पढ़ सकता है, 12 पढ़ सकता है। इसके अलावा वाज को बच्चा सा पढ़ सकता है, ठीक है। तो जो रिवर्स इमेज होती है वो बच्चों को यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि इन बच्चे की जो IQ होती है कम होती है, एवरेज बच्चे के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। गुणज वैकल्य में क्या होता है, बच्चा जो है कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम होती है, जो कैलकुलेशन होते हैं प्लस माइनस, ठीक है। उसके अलावा इसमें बच्चे को दिक्कत आती है आपका गुणा भाग करने में, ठीक है। तो ये चीज़ इससे संबंधित होती है। इसके अलावा श्रवण बाधिता के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही, यानी इसमें बच्चे को क्या होता है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा चीज़ों को सुन नहीं पाता है। और लेखन वैकल्य, इसका नाम है डिस्ग्राफिया, यानी बच्चों को लिखने में जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। विभिन्न संस्कृति के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन कराना, बिल्कुल सही बात है, ये तो बढ़ावा देगा संस्कृति संवेदनशीलता को, ठीक है। जब आप विभिन्न संस्कृतियों को महत्व दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, बच्चे की जब संस्कृति को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, तो बच्चे को लगेगा कि जो संस्कृति है उसकी वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा सभी बच्चों की संस्कृतियों को महत्व देना चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक बच्चे की, ठीक है। तो हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, तो ये सही है, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभव को साझा करने को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी जो अपनी संस्कृति के अनुभव को एक दूसरे के साथ में साझा करे, तभी बच्चा जो है दूसरे संस्कृति के बारे में
दूसरी संस्कृति के बच्चों के बारे में भी जान पाएगा, ठीक है। वो वहाँ पर अपना अनुभव जो है साझा करेंगे बच्चे, तो उससे बच्चे की क्या होगी, जो स्किल्स होती है वो डेवलप होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। बच्चा समझ पाएगा कि अच्छा इस संस्कृति में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हमारे संस्कृति में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इससे भी बच्चे को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। केवल प्रभावित संस्कृति के त्यौहार मनाना नहीं, हमें सभी संस्कृतियों के त्यौहार मनाने हैं, सम्मान करना है उनका। तो जो केवल वर्ड है, ये क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। केवल, सिर्फ एक पक्ष पर जब भी ध्यान दिया जाए तो वो आपका ऑप्शन नहीं होता है। और देखिए हमसे यहाँ पर यही पूछ रखा था कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है, तो यही बढ़ावा नहीं देता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान करना, बिल्कुल सही बात है। हम जो विद्यार्थी होते हैं उनकी पृष्ठभूमि को स्वीकार करें, जो भी वो अनुभव लेकर के आए, जो उनकी संस्कृति है, समाज है, ठीक है, चाहे बच्चे किसी भी पृष्ठभूमि से है, हमें क्या करना है, सभी बच्चों को महत्व देना है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नेगेटिव हमसे पूछ रखा था। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। देखिए यही बात आपके यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें हमारी हेरिडिटी से मिलती है, आनुवंशिकता से मिलती है, और कुछ चीज़ें हम अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, वो क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो गुणनफल होता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। देखिए सिर्फ हमारे हेरिडिटी का रोल नहीं होता है, हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्षमता हमारी हेरिडिटी यानी कि जीनों द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये नहीं होगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। देखिए बच्चे को अगर कोई जन्मजात विकार है, ठीक है, आप उसको कितना भी पौष्टिक जो है आहार दे लीजिए, कितना भी पौष्टिक उसको चीज़ें दे लीजिए, वो पूर्ण तरीके से ख़त्म नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है ना। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जो पर्यावरण होता है बच्चे के सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास, सभी पक्षों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केवल भाषाई विकास में नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। देखिए ये बात तो जीन पियाजे कहते हैं, क्योंकि ये स्टेज की बात करते हैं। पहले स्टेज उन्होंने बताई सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना। तो ये क्या कहेंगे कि विकास क्या होता है, चरणों में होता है, स्टेज में होता है। तो ये बात तो जीन पियाजे कहते हैं, तो ये नहीं होगा। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बात जो है जीन पियाजे कहते हैं। इन्होंने तो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट का है, नन्हा वैज्ञानिक का है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये बात कौन कहता है, जीन पियाजे कहते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यही बात जीन पियाजे नहीं कहते हैं, ठीक है। वो तो ये कहते हैं कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को खुद खोजता है, खुद चीज़ों के बारे में सीखता है, जानता है ना। तो ये बात जीन पियाजे नहीं कहते हैं, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यानी कि अपने पर्यावरण से चीज़ों को खोजते हैं, ठीक है, अपने पर्यावरण पर अन्वेषण करते हैं। ये बात जीन पियाजे भी कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिस्टेक की हुई थी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन नहीं है ना। अब देखिए ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, जैसे कि इसमें क्या होता है, बच्चे का ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है बच्चे को एक 10 का नोट दे दीजिए, इसमें बच्चे कितने साल का होता है, 2 से 6 साल तक का होता है, ठीक है। तो जो 2 से 6 साल तक का बच्चा है, इस पर आप कभी ट्राई करके भी देख लीजिएगा। अगर आप इसको 10 का एक नोट दे देते हैं और यहाँ पर 10 के 10 सिक्के देते हैं, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, इन 10 के सिक्कों को लेगा। क्यों, क्योंकि उसका ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित है। उसको लग रहा है कि सिक्के ज़्यादा हैं, जो नोट है वो कम है ना। नोट तो एक ही है, सिक्के तो 10 हैं, 10 के, ठीक है। तो बच्चे का ध्यान इस चीज़ पर नहीं केंद्रित है कि
क्वांटिटी तो सेम है, मात्रा तो सेम ही है, तो वो 10 ही रुपये। बच्चे का ध्यान किस पर केंद्रित है कि जो ज़्यादा शेप और साइज पे केंद्रित है, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा लग रहा है, मतलब जो ज़्यादा है उसमें ज़्यादा पैसे होंगे, जो कम दिख रहा है, जो एक ही दिख रहा है उसमें कम ही पैसे होंगे, है ना। तो बच्चा यहाँ पर एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा, यानी बच्चे के अंदर क्या होता है, सेंट्राइजेशन, केंद्रीकरण, ठीक है, एक ही जगह पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। तो ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है कि बच्चे का ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है, सीमा नहीं होती है, क्योंकि इसमें बच्चा सिंबॉलिक जो चीज़ें होती है जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जो सिंबल्स के थ्रू बच्चा चीज़ों को सीख रहा है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है, ठीक है, गुण है, प्रॉपर्टी है, ये लिमिटेशन नहीं है। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई थी, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म, बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है, ठीक है। इसके अलावा अनुत्क्रमणीयता, इन रिवर्सिबिलिटी, बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चों को जो है घर से आप स्कूल छोड़ के आ जाइए, ठीक है, मैंने उल्टी इमेज बना दी, ठीक है, अगर बच्चे को घर से, ठीक है, घर से आप स्कूल छोड़ के आ जाइए, बच्चा वापस स्कूल से घर नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर क्या है, इन रिवर्सिबिलिटी, वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा है, उल्टा नहीं कर पा रहा है। जैसे कि बच्चा बर्फ़ से पानी नहीं बना पाएगा, ठीक है, पानी से फिर बर्फ़ नहीं बना पाएगा, तो बच्चा जो है चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। किस स्टेज में, जब वो 2 से 6 साल तक का होता है, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, बट जो जीन पैसे ने कहा वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी कि इन्होंने जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे की क्षमता है उसको कम आका, ठीक है, कम बताया, जबकि बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा अपने आसपास कि ये चीज़ें कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, नहीं, सिर्फ अनुशासन को बनाए रखना ये शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। देखिए सिर्फ निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन नहीं करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पुस्तक में, ठीक है। पुस्तक कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। अगर बच्चे की ज़रूरत जो है, जिस तरीके की आप पाठ्य पुस्तक उसको पढ़ा रहे हो उससे पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करें, अपने टीचिंग मेथड में चेंज लाएं, ठीक है। जो पाठ्य पुस्तक में चीज़ें दी गई उसको अलग तरीके से पढ़ाएं। तो हम क्या करें, सिर्फ पाठ्य पुस्तक में दी गई चीज़ों को ही बच्चों को रटाएं नहीं, हम क्या करें, अलग तरीके से, जिस तरीके से बच्चे चीज़ों को समझ पाए उस तरीके से बच्चे को बताएं। तो सेकंड भी नहीं होगा, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यहाँ पर निर्धारित दे रखा है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बच्चा कितना समझ पाया चीज़ों को, समझ उसकी विकसित करनी है। ऐसा नहीं कि आप पूरे पाठ को पढ़ा दिए फिर दोहरा दिए, बच्चा कुछ चीज़ों को समझ ही नहीं पाया, तो ये भी नहीं करनी है। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। बच्चा क्या करे, चीज़ों को समझ पाए, क्वेश्चन करे क्लासरूम में, ठीक है। इसके अलावा जो है पूछताछ, आपस में संवाद करे, वाद विवाद करे, तो इस तरह की क्लासरूम क्या होती है, बहुत ही प्रभावशाली होती है, बहुत ही इफेक्टिव होती है। बच्चा इसमें बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विचित्र प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सामग्री तो बच्चे के लिए ही बनी है, तो बच्चे को ये जब दी ही नहीं जा रही है, यानी कि उसके जो है पहुँच से ही परे उसको मिली नहीं रही, तो फिर उसका क्या मतलब है, तो ये नहीं होगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताकशिल्प में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके, बिल्कुल सही बात। बच्चा इससे क्या होगा, बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है। जो है बच्चा जो बाल साहित्य होता है उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेता है ना, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को करानी चाहिए और बच्चा को जो है उन सामग्री उपलब्ध भी कराना चाहिए, तो ये ही बात सही है, तो ये आपका सही है। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है, नहीं, बच्चा किसी भी समय प्राप्त कर ले, जब उसको सीखने का मन हो, जब उसका लगे, जब उसका बाल साहित्य पढ़ने का मन हो, तब जब वो चाहे तब वो सामग्री को उपलब्ध, मतलब सामग्री जो है उसको मिल जाए। पाठ्य सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या, सेकंड। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं कि पाठ्यपुस्तक ही एक रिसोर्स है, बहुत सारी एक्टिविटियाँ हैं, है ना। उसमें से क्या है, पाठ्यपुस्तक एक साधन है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से पाठ्यपुस्तक भी एक है। तो यही बात क्या है आपकी, सही है। वे एक राज्य और राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। पाठ्यपुस्तक तो एक संसाधन होती है, ठीक है। वे अध्यापन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, नहीं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, नहीं। बच्चा जिस चीज़ से सीख रहा है, हर बच्चे के सीखने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। हो सकता है कोई बच्चा पाठ्यपुस्तक से चीज़ों को सीख पाए और कोई बच्चा जो है विजुअल जो चीज़ें देख सकता है वो उनसे सीख पाए, ठीक है। जो एक तरीके की बच्चे की एक्टिविटी कराई जाती है, उनसे बच्चे चीज़ों को सीख पाए। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो पाठ्यपुस्तक ही मात्र एक संसाधन नहीं है, सभी संसाधनों में से वो एक संसाधन है ना। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो किससे प्राप्त किया? रचनावाद, कंस्ट्रक्टिव विजन की बात करती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, बच्चे को केंद्र में रख करके जो एजुकेशन हो वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, वे अच्छी तरीके से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, नहीं। वर्दी तो बच्चा डर की वजह से भी पहन सकता है, तो ये नहीं होगा। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ अनुशासन बनाना, ये भी नहीं होगा। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, देखिए ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। ये सारी चीज़ें बच्चा दबाव में आकर भी कर सकता है, डर की वजह से भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर नहीं डेवलप करनी है, मतलब कुछ हद तक करनी है। बट इससे कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। और हमें जहाँ पर बच्चा एक्टिव हो वो ऑप्शन क्या होता है, सबसे अप्रोप्रिएट होता है, सबसे सही होता है, ठीक है। और बच्चा कब चीज़ों को समझ पाएगा, जब वो टीचर से क्वेश्चन करे, ठीक है, जहाँ पर जो उसकी प्रश्न है उसको महत्व दिया जा रहा हो। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। देखिए सिर्फ नियमित मूल्यांकन नहीं, नियमित मूल्यांकन बच्चे का नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे का असेसमेंट कर लेना चाहिए। जो चीज़ें आप पढ़ाएं उसी से रिलेटेड बच्चे से क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, ताकि पता चल सके कि बच्चे कितना उन चीज़ों को समझ पाया। इसके अलावा शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों के उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ये भी बात सही है, ठीक है। बट इससे हमें बेटर ऑप्शन, क्योंकि क्या दे रखा है, सबसे उपयुक्त, सबसे अधिक उपयुक्त, ये भी बात सही थी, ये भी बात सही थी, बट हमें सबसे सही ऑप्शन बताना है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्रियाँ होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बट हमें क्या बताना है, सबसे अधिक उपयुक्त, सबसे ज़्यादा जो है सही कौन सा होगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों की एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। जब भी रियल लाइफ की बात हो, रियल लाइफ सिचुएशन की बात हो, तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है और सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जरा देखिए, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए? बिल्कुल सही बात है। देखिए जो अनुशासन होता है वो बच्चे में किस लिए मतलब कराया जाता है, ताकि बच्चा जो है अपनी सोच को एक तरीके से विनियमित कर पाए, ठीक है, अपनी शिक्षा को विनियमित कर पाए और जो चीज़ें वो सीख रहा है उसको हेल्प मिले, है ना। चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं अनुशासन होता है, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए और पाठ को रटने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चा जो है अपनी शिक्षा को विनियमित एक दिशा दे पाए, ठीक है, शांतिपूर्वक पढ़ पाए। इसके अलावा मॉनिटर करने के लिए होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं? देखिए ये जो क्वेश्चन के नंबर देते हैं इन पे आप मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग सेट के आपको क्वेश्चन कराती हूँ, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। हालांकि सिलेबस आपका सेम ही है, बट बहुत सारे अभ्यर्थियों की डिमांड होती है कि नहीं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के कराइए, तो मैं यहाँ पर दोनों के ही क्वेश्चन आपको कराती हूँ, ठीक है।
तो प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? देखिए, ये गंभीर रूप से सोचने का मतलब क्या हो गया? बच्चा कई दिशाओं में सोचे, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग करे, डाइवर्जेंट थिंकिंग करे। तो जब बच्चा से पूछा जाए कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चा डायरेक्ट बोल देगा। अगर जानता होगा तो ठीक है, नहीं जानता होगा तो नहीं बताएगा। सही जवाब क्या है? इसमें भी बच्चा एक ही आंसर देगा, ठीक है, इसमें भी एक ही आंसर देगा, तो ये दोनों नहीं होंगे। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? यानी बच्चे को आपने कोई स्थिति दी, फिर उससे पूछा कि क्या आप सेम इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो बच्चे को स्थिति पहले ही बता दी गई है, तो वो उसके बारे में थिंकिंग कर पाएगा। तो ये भी एक ही डायरेक्शन में बच्चा सोच पाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, जब भी विविधता की बात हो, ठीक है, अनेक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात हो, तो वो ऑप्शन क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा। इसमें बच्चा क्या होगा? गंभीर रूप से सोचेगा, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। देखिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो यहाँ से, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि देखिए, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग जितना हो सके, ठीक है, जो भी अभ्यर्थी अभी तक अपना सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। फर्स्ट तो आपका हो गया रिवीजन, ठीक है। इसके अलावा 3 चीज़ें आपको करनी है। पहला, आपको रिवीजन करना है डेली, मॉर्निंग में करिए या फिर इवनिंग में करिए। जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी है उसका रिवीजन ज़रूर करिए। इसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रही है, ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, रिवीजन करिए। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में मिल रही हैं, जैसे कि आपने कोई नई चीज़ पढ़ ली, तो उसको शॉर्ट्स नोट्स में जो है आप अपने ऐड करते जाइए, जो भी आपने बनाया है या फिर कहीं से लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या करना है आपको? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम मैनेजमेंट जरूर करके जाना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सेट होता है वो आपको सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको रिवीजन करने हैं, जो चीज़ें नई मिल रही हैं आपको, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, उनको अलग से जो है थोड़ा बहुत लिखते जाइए। इसके अलावा आपको जो है क्वेश्चन एक पेपर से डेली लगाना है, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर नहीं मिल रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मैं वहाँ आप लोगों को जो है सेंड कर दूँगी। बट आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, तभी अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आपको फॉलो ज़रूर करनी चाहिए और यहाँ से हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।